अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेट्रिक्स। आज की ये वीडियो उन तमाम सैलरीड पर्सनस के लिए है जिनको हर साल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है और वो उसके लिए किसी न किसी की सर्विसेज हायर करते हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। आपने जस्ट करना ये है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। दैन गोइंग फारवर्ड आपको किसी की सर्विसेज हायर नहीं करनी पड़ेंगी और आप अपनी रिटर्न हर साल ख़ुद से फ़ाइल कर लेंगे। सबसे पहले आप अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाके लिखेंगे iris.fbr.gov.pk। तो आपके पास IRIS का ये मेन प्रीफेस खुल जाएगा। इसमें आप अपना CNIC नंबर और पासवर्ड यूज़ करके इसको लॉगिन करेंगे। जिन लोगों का अकाउंट नहीं है वो पहले रजिस्टर्ड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन पे क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएंगे, और जिनका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है वो अपना ये क्रीडेंशियल्स लिख के लॉगिन कर लेंगे। जी, जब आप लॉगिन कर लें तो आपके पास ये इसका आईरिस का मेन इंटरफेस ओपन हो जाएगा। लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप बना हुआ है ड्राफ्ट, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, कंप्लीटेड टास्क। इट्स जस्ट लाइक ईमेल। जिस तरह आपके ईमेल में होता है कि अगर आपको ईमेल करते हैं और उसको सेंड किए बगैर सेव कर देते हैं तो वो ड्राफ्ट में चली जाती है, या आपसे बाहर से जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है वो इनबॉक्स में आती है। तो ये जस्ट लाइक योर ईमेल। तो इनकम टैक्स रिटर्न जब आपने फ़ाइल करनी होगी उसका सिंपली तरीक़ाकार ये होगा कि ऊपर टॉप पे जाएं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा रजिस्ट्रेशन एंड डिक्लेरेशन। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये डिक्लेरेशन जो है इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो सैलरीड पर्सन हैं उनके लिए सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन आ रही है, सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल क्लासिक व्यू। इसके ज़रिए भी आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं और नॉर्मल रिटर्न के ज़रिए भी आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल क्लासिक व्यू है ये सबसे बेहतर है, आप इसको यूज़ करें। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये एक और डायलॉग बॉक्स आपके पास खुलेगा। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप पीरियड सेलेक्ट करें। ये टॉप राइट पे देखें, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये कहा है जी सेलेक्ट पीरियड। आप पीरियड सेलेक्ट करें जिस पीरियड की आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं। तो ये जो लेफ़्ट साइड पे पीरियड का ऑप्शन आ रही है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो ये आपके पास टैक्स पीरियड की ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली आपने ये करना होगा 2020 लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास वो पीरियड नीचे आ जाएगा, 1 जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2020। इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक सैलरी का, इनकम का जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। इसमें ये जो पेज ओपन हुआ है आपके पास, इसमें आपने अपनी जो सैलरी है, अपनी जो इनकम है, सोर्सेज ऑफ इनकम है, वो आपने इसमें इंटर करने हैं। अब चूंकि जो सैलरीड पर्सन होता है उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है उसकी सैलरी होती है, तो उसके लिए उन्हें ये करना होगा कि आपने अपना जो 12 माह हैं, जिन 12 माह की आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, उन 12 माह की जो ग्रॉस पे है, ग्रॉस पे मीन्स द पे बिफोर डिडक्शंस, एनी डिडक्शन। इट मीन्स कि आप इनकम टैक्स डिडक्ट होने से पहले, अपना फंड्स जो हैं वो डिडक्ट होने से पहले, या किसी किस्म की और जो डिडक्शंस हैं आपके अकाउंट से, प्रोविडेंट फंड की डिडक्शंस हो रही हैं आपकी, या जीपी फंड डिडक्शंस हो रही हैं, किसी किस्म की जो डिडक्शंस हो रही हैं, वो डिडक्शन होने से पहले जो आपकी ग्रॉस पे है उस ग्रॉस पे को आपने सम कर लेना है 12 माह की पे को। यानी जुलाई 2019 की पे से लेके जून 2020 की पे तक 12 पेज को जमा कर लें। जो टोटल आपके पास फिगर बनता है उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे पेज, वेजेस और अदर रिम्यूनरेशन में। तो इधर हम टोटल पे इनकम इंटर करते हैं। ठीक है जी, ये पे आप यहाँ इंटर कर देंगे। एक बहुत अहम बात जो बहुत से लोग जिनको इस बारे में नहीं पता होता, जो FBR के रूल्स हैं उनके मुताबिक आपको जो मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, अगर आपका मेडिकल अलाउंस आपकी बेसिक पे के 10% से कम है तो आपका वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। इट मीन्स, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपकी बेसिक पे 1 लाख रुपए है और आपका जो मेडिकल अलाउंस है वो आपको 9,000 रुपये मिल रहा है, तो वो टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। यानी 10,000 तक आपका अलाउंस वो एग्जेम्प्ट होगा। जैसे ही आपका मेडिकल अलाउंस 10,000 से एक्सीड करेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी, फिर हम ये करेंगे कि जो हमारा मेडिकल अलाउंस है, जो 12 माह का हमारा मेडिकल अलाउंस है, उसको सम करेंगे और उस मेडिकल अलाउंस को टोटल करके हम अमाउंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ये जो सेकंड कॉलम आ रहा है, अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स
सब्जेक्ट टू फिक्स फाइनल टैक्स, इस खाने में हम इंटर कर देंगे। तो इनका जो मेडिकल अलाउंस पूरे साल का बनता है वो 13,400, नो सॉरी, 22,644 बनता है जी, 22,644। तो इस अमाउंट को मैं यहाँ पे अमाउंट एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स के अंदर इंटर कर दूंगा जी। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आ रही है ऑप्शन, वो आ रही है अलाउंसेज इंक्लूडिंग फ्लाइंग सबमरीन अलाउंसेज। ये बेसिकली जस्ट रिलेटेड उन लोगों से हैं जिनको फ्लाइंग या सबमरीन अलाउंस मिल रहे हैं, जो इस जॉब रिलेटेड, इस जॉब नेचर की पे ले रहे हैं, उनको जो उन वो सिर्फ लोग अपने अलाउंसेज यहाँ पे एंटर करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज़ एक्सपेंडिचर रीएम्बर्समेंट। एक्सपेंडिचर रीएम्बर्समेंट बेसिकली उन लोगों के लिए होगा जिनकी ऑर्गेनाइजेशन उनको सर्टन एक्सपेंडिचर्स जो है वो रीएम्बर्स करती है। फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो रीएम्बर्स करती है, तो वो लोग अपने जो रीएम्बर्समेंट है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। देन द थर्ड वन इज़ वैल्यू ऑफ प्री रिक्विजिट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट। अब इस जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जिनको गवर्नमेंट जो है वो सर्टन ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए टीएडीए देती है, तो वो टीएडीए की अमाउंट को वो जो है वो टोटल अमाउंट पूरे साल में जितनी उनको रिसीव हुई है उस अमाउंट को यहाँ पे टोटल करके लिख देंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो टीएडीए की अमाउंट होती है दैट इज़ आल्सो टैक्स एग्जेम्प्टेड। तो आपको करना ये होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप इनकी, मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिखता हूँ कि इनको अगर आप पूरे साल में 12,000 टीएडीए मिला है, तो वो 12,000 टीएडीए की अमाउंट यहाँ भी इंटर करेंगे। देन उस अमाउंट को जो अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है उसके अंदर भी इंटर करेंगे जी, इस तरह। और जो लास्ट में आता है वो है ये प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और एडिशन टू पे वेजेस और अदर रिम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एम्प्लॉइंग टर्मिनेटिंग बेनिफिट्स। इस जो ये जो खाना है, इस खाने में वो इनकम आप डालेंगे जो इनकम आपको सर्विस टर्मिनेशन के टाइम पे मिलती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा रिटायर हो रहा है, जो उसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स लमसम मिलते हैं, तो वो सारे जो है यहाँ पे इंटर करेंगे। दैट आर आल्सो जो है टैक्स एग्जेम्प्टेड, उनको फिर यहाँ टैक्स एग्जेम्प्टेड वाली खाने में भी इंटर करना होगा आपने। अब ये अमाउंट मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ चूँकि इनका टीएडीए नहीं था। ठीक है जी। अब ये जब जो आपने एंट्रीज़ यहाँ करनी है वो एंट्रीज़ कंप्लीट करने के बाद ऊपर कैलकुलेट का बटन बना हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये अमाउंट सारी कैलकुलेट हो जाएंगी। यहाँ से हमने देखा कि इनकी 9,60,496 रुपये इनकम थी, तो 22,664 जो है वो टैक्स एग्जेम्प्ट थी, तो 9,37,852 जो है इनकी टैक्सेबल इनकम है। इस इनकम पे जो है वो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा एक सोर्स ये भी हो सकता है कि अगर कोई सैलरीड पर्सन है, उसके पास कोई एग्रीकल्चर जो है वो प्रॉपर्टी है, तो उससे उसको इनकम आ रही है, या फॉरेन सोर्सेज ऑफ इनकम है, बाहर से कोई वो पैसे भेज रहा है, उनका हस्बैंड भेज रहा है या कोई और बंदा बाहर से पैसे भेज रहा है, तो वो इनकम जो है फॉरेन सोर्सेज ऑफ इनकम और दूसरा जो है एग्रीकल्चर इनकम, इन खानों में जाके लिखना होगा, ये अमाउंट यहाँ पे एंटर कर देंगी। ठीक है जी। उसके बाद है जी टैक्स चार्जेबल पे चले जाएंगे हम। अब जब टैक्स चार्जेबल पे जाएंगे तो हमने देखना होगा कि इनकी जो इनकम थी, इस इनकम पे वो कितना टैक्स उन्होंने पे करना है। ठीक है जी। ये फर्स्ट है जी डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल अलाउंस बेसिकली टैक्स रिबेट से रिलेटेड फील्ड है, यानी कि एफबीआर हमें अलाउ करता है कि हम अपनी इनकम में से जो सालाना ज़कात दे रहे हैं या अपने बच्चों के जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं, जो उनकी ट्यूशन फ़ी जो सालाना दे रहे हैं, उस पे हमें टैक्स कैलकुलेशन में सर्टन रिबेट्स देता है, छूट देता है। तो हमने करना ये होगा कि जो हम सालाना ज़कात दे रहे हैं उसकी अमाउंट टोटल हम इस फील्ड में एंटर करेंगे, और जो बच्चों की हम एजुकेशनल एक्सपेंसेस पे जो हम उनकी जो ट्यूशन फ़ीस सालाना दे रहे हैं उसकी अमाउंट हम इस फील्ड में एंटर करेंगे, और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, यानी जितने बच्चों की हमने ये ट्यूशन फ़ी दी है, 2 हैं या 3 हैं, जितने बच्चे हैं उनके नंबर्स इस फील्ड में एंटर कर देंगे। उसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसका हमें बेनिफिट ये होगा कि जिस टाइम हमारी टैक्स कैलकुलेशन होगी तो उसमें हमें इन फील्ड्स की वजह से टैक्स रिबेट मिलेगी, टैक्स में हमें छूट मिलेगी। नेक्स्ट है जी टैक्स रिडक्शंस। जी टैक्स रिडक्शन बेसिकली ये फील्ड जो है रिलेटेड टू फुल टाइम टीचर्स या रिसर्चर है, यानी जो बंदा फुल टाइम टीचर है या रिसर्चर है तो उसको उसकी जो टैक्सेबल इनकम है उसमें जो उसने सालाना टैक्स पे करना होता है, उस टैक्स में से गवर्नमेंट उसको अलाउ कर रही है कि उसको वो 25% उसको रिड्यूस हो जाएगा। यानी अगर उसकी टोटल जो है वो टैक्स जो उसका पेएबल टैक्स है सालाना
वो 1,000 रुपये है, तो उसको जस्ट 750 पे करना होगा और 250 जो है उसको छूट है उसमें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना ये होगा कि जो लास्ट में फील्ड है कंप्यूटेशन की, इस पर क्लिक करेंगे और जाके हम चेक करेंगे कि हमारा टोटल टैक्स पेबल कितना था जी। इनकी इनकम के हिसाब से जो टोटल इनका नॉर्मल टैक्स था वो बनता था 16,893। तो अब हम इस 16,893 का 25% कैलकुलेट करेंगे। 16,893 इसका 25% ये बनता है जी 4,223 रुपये। तो इसका मतलब है कि 4,223 रुपये इनको टैक्स रिडक्शन है। अब ये अमाउंट जो है हम जाके दोबारा से टैक्स रिडक्शन वाली फील्ड में जाके इंटर कर देंगे जी। जी यहाँ 4,223 रुपये इंटर करके और उसके बाद इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। तो इस तरह हमें जो है ये टैक्स रिडक्शन जो है ये मिल जाएगी और इसको जो फाइनल कैलकुलेशन है उसमें हमें ये माइनस हो जाएगी। ठीक है जी। देन हम ये करते हैं, दोबारा जाते हैं जी एडजस्टेबल टैक्स पे। उसके बाद है जी एडजस्टेबल टैक्स। एडजस्टेबल टैक्स में आपने जो सबसे पहले लिखना होगा वो होगा जी सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़। जो आपकी सैलरी पे आपका टैक्स डिडक्ट किया आपके इदारे ने या आपकी इंस्टीट्यूशन ने, वो टोटल टैक्स पूरे साल में जो डिडक्ट हुआ है उसकी अमाउंट आपने यहाँ लिखनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जिनकी मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ उनका टोटल टैक्स जो सालाना कटा है वो है 13,434 रुपये। ये अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख दी 13,434 रुपये। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बहुत से लोग जिसको ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे होते और उसको क्लेम नहीं कर रहे होते, हमारी बहुत सी डेली लाइफ में ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिस पे हम विद होल्डिंग टैक्स या इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हैं। तो जिस टाइम आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप वो विद होल्डिंग टैक्स या इनकम टैक्स क्लेम कर सकते हैं कि अब मैं ऑलरेडी इतना टैक्स पे कर चुका हूँ तो ये टैक्स मुझे रिफ़ंड किया जाए, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास उसका प्रूफ होना ज़रूरी है जिस टाइम आप क्लेम करेंगे उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नीचे आपको एक दो ऑप्शन बताता हूँ जी। ये देखें जी, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। जब भी आप किसी बैंक से 50,000 से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं तो बैंक उस पर आपका विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट कर लेता है। तो वो विद होल्डिंग टैक्स जो आपका डिडक्ट हुआ हुआ है, अगर आपके पास उसका प्रूफ है आप उसका प्रूफ बैंक से ले सकते हैं। वो प्रूफ आपके पास है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। इसका तरीकाकार क्या होगा जी, ये प्लस का बटन है, इसको क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, यानी बैंक का अपना IBN नंबर लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे कि ये बैंक क्या था, मतलब ये करंट अकाउंट था, ये क्या था, सेविंग अकाउंट था। देन उसका जो बैंक कौन सा है, बैंक का नाम लिखेंगे आप। ठीक है जी, ठीक है जी, इसको ओके कर देंगे। जब ये सारा एंट्री करके इसको ओके कर देंगे, देन ये दोनों फील्ड जो अभी फ़िलहाल ग्रे हैं इसमें इंटर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब आप इसकी डिटेल बैंक की इंटर कर देंगे तो ये ओपन हो जाएंगी। तो आपने ये करना होगा कि इस वाले खाने में, ये जो खाना है इस खाने में आपने जो है जो अमाउंट आपने निकलवाई है बैंक से, जितनी आपने अमाउंट निकलवाई है वो अमाउंट लिखेंगे आप यहाँ पे। और जो इससे अगला खाना है ये वाला, इस खाने में आपका जितना टैक्स उस पर डिडक्ट हुआ है विद होल्डिंग टैक्स, उस टैक्स की अमाउंट लिख देंगे आप। इसके बाद आगे बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन के टाइम आप विद होल्डिंग टैक्स पे करते हैं, गाड़ी की ट्रांसफ़र के टाइम आप विद होल्डिंग टैक्स पे करते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस हैं अलग। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल में, टेलीफोन बिल में, प्रीपेड टेलीफोन कार्ड्स के ऊपर जहाँ जहाँ आप विद होल्डिंग टैक्स आप पे कर रहे हैं उसको आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप अपने कॉल सेंटर पे, मोबाइल के कॉल सेंटर पे कॉल करें और उनसे कहें कि मुझे पूरे साल का मेरा जो विद होल्डिंग टैक्स मेरा डिडक्ट हुआ हुआ है वो मुझे दें, तो वो आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो सर्टिफिकेट आप यूज़ कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ क्लेमिंग बैक दिस टैक्स। तो ये आप सारी जो फील्ड, जितनी फील्ड्स हैं ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आप इनको पढ़ लें। जो फील्ड आपसे रेलेवेंट है उस फील्ड की अमाउंट टैक्स की आप यहाँ पे लिखें, सब्जेक्ट टू यू हैव द प्रूफ ऑफ दैट थिंग, और एट द एंड आप उसने कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट कर देंगे तो ये आपका टोटल टैक्स कैलकुलेट हो गया जी। ठीक है जी। अब दोबारा हम जाके कंप्यूटेशन में देखते हैं कि अब वहाँ पे कैलकुलेशंस क्या हुई हैं जी। इन कैलकुलेशंस के मुताबिक आप देख सकते हैं कि 9,37,852 टैक्सेबल इनकम थी। ठीक है जी। और उस पे जो टैक्स रिडक्शंस उनको मिली हैं वो 4,223 रुपये मिली हैं। ठीक है जी। यानी टोटल टैक्स, नॉर्मल जो टैक्स था वो 16,893 था, और उसमें से उन्होंने जो डिडक्शन मिली हैं उसके बाद चार्जेबल जो बचा है उनके पास वो 12,670 रुपये।
यानी उन्होंने सिर्फ 12,670 रुपये टैक्स देना था पूरे साल का, और उन्होंने पे कितना किया है जी? 13,434 रुपये। सो 764 रुपये उन्होंने टैक्स ज़्यादा पे किया हुआ है गवर्नमेंट को। तो ये उनकी रिफंडेबल इनकम टैक्स है। ये टैक्स वो जो है वो रिफ़ंड के लिए क्लेम कर सकते हैं एफबीआर को। ठीक है जी, यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। जब आपका टैक्स की अमाउंट आप इंटर कर चुके हैं तो वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ जाना होगा आपने। वेल्थ स्टेटमेंट से क्या मुराद है? ये देखिए, ये सिंपल अकाउंटिंग है कि आपने पूरे साल में जितना पैसा आपने अर्न किया है, जितनी आपको सैलरी मिली है, जितना आपको पैसा मिला है, उस पैसे को आपने क्या करना है। या तो उस पैसे को आप यूज़ करके आपकी जो रूटीन लाइफ बिजनेस है उसको करेंगे, यानी रूटीन डेली लाइफ के आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो आप उनसे करेंगे, या आप उन पैसे से कोई एसेट्स परचेज़ करेंगे। तो अभी इनके पास जो ये 9,37,852 रुपये था, इन पैसे को हमने देखना है कि इन्होंने कहाँ का इनको एक्सपेंस किया, या इस पैसे से कोई एसेट ख़रीदा है कि नहीं। तो सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंसेस को क्लिक करते हैं जी। ठीक है जी, ये पर्सनल एक्सपेंसेस का हमारे पास जो है स्क्रीन ओपन हो चुकी है। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, वन बाय वन आप देख लेंगे। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल पहली ऑप्शन है जी रेंट। अगर आपका घर रेंट पे है, आप रेंट पे रह रहे हैं, तो उसकी अमाउंट आपने यहाँ पे लिखनी है कि आपका सालाना उस पर कितना रेंट आप पे कर रहे हैं। देन टैक्सेस जी, टैक्सेस इन्होंने पे किए हैं जी 13,434। ठीक है। वहीकल इनके पास क्योंकि नहीं है तो उसके कोई एक्सपेंसेस नहीं हैं। उसके बाद आ जाता है जी ट्रैवलिंग पे। ट्रैवलिंग पे ये कह रहे हैं कि हमारा ख़र्च जो हुआ है वो तकरीबन 60,000 हुआ है। देन इलेक्ट्रिसिटी पे 24,274। गैस पे 9,960 रुपये। ये मैं सारी अमाउंट्स जितनी हैं ये मैं इसमें एंटर करता हूँ। यानी इलेक्ट्रिसिटी पे, गैस पे, टेलीफोन, देन मेडिकल, एजुकेशन, क्लब, फंक्शंस, गैदरिंग पे, और ज़कात कितनी दी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एंटर कर देंगे वन बाय वन। ये आप सारे हेड्स में वन बाय वन अमाउंट्स जो है एंटर कर सकते हैं। और अगर आपको इन अमाउंट्स की बाइफर्केशन नहीं पता, डिटेल नहीं पता, तो सिंपली आप ये भी कर सकते हैं कि जो अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आ रहे हैं इनके अंदर सारी अमाउंट यहाँ पे एंटर कर दें, जो आपकी पूरे साल में जितनी आपकी एक्सपेंस हुई है, अगर आपको डिटेल नहीं पता तो। और जो लास्ट में आ रहा है जी कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेम्बर्स, इसके बारे में ज़रा जहन नशीन कर लें कि ये वो फील्ड है। इस फील्ड में आप वो अमाउंट लिखेंगे कि अगर आपकी जो ईयरली इनकम है वो आपके एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पाती, और उन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आपका कोई फैमिली मेम्बर उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहा है। यानी अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर ने आपके घर के ख़र्चे में या किसी भी और तरह के एक्सपेंस के लिए कंट्रीब्यूशन की है, पेमेंट की है, तो वो अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसकी अमाउंट यहाँ पे नहीं लिखनी है आपने। यहाँ पे इस बात का निशान ख्याल रखिएगा जी प्लीज़। जब सारी अमाउंट्स आप यहाँ पे इंटर कर दें तो उसको आप कैलकुलेट कर देंगे जी। ये इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया जी। तो ये अमाउंट थोड़ी ज़्यादा हो रही है, आई थिंक मुझसे कोई मिस्टेक हुई है कहीं। यस, ये मेरे ख्याल में 1,50,000 थी जी, अदर 1,50,000 जी, राइट। ये 9,47,000। ये अमाउंट जब इंटर कर चुके हैं आप, उसके बाद आपने एसेट्स पे चला जाना है जी। एसेट्स से मुराद क्या है? अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर इस इनकम से कोई एसेट परचेज़ किया है, यानी फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की है, कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज़ की है, किसी किस्म का भी एसेट परचेज़ किया है, या अगर आपने कोई ज्वेलरी वगैरह ख़रीदी है, गोल्ड ख़रीदा है, ये प्रीशियस मेटल है, प्रीशियस पोसेशन में आ जाएगा ये। तो इसके लिए जो भी एसेट आपने परचेज़ किया है उसकी फील्ड के सामने जाके ये प्लस का बटन बना हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें देखें प्रॉपर्टी की एड्रेस लिखना है आपने, कि जो आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है उसका एड्रेस क्या है, हाउस नंबर वगैरह जो भी है वो आप इस पर लिख देंगे। देन आपने उसके अंदर लिखना होगा कि जो प्रॉपर्टी है ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। नीचे कंटेंट में इसमें ये लिखना है आपने, ये हाउस है, ये फ्लैट है, इसका एरिया कितने स्क्वायर यार्ड है, एंड लास्ट थिंग इज़ कि ये सिटी कौन सा है, इस्लामाबाद है, अटक है, किस सिटी में आपने परचेज़ किया जी। इसको ओके करेंगे तो वो प्रॉपर्टी की डिटेल यहाँ पे इंटर हो जाएगी, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसकी आप अमाउंट यहाँ पे इंटर कर सकते हैं जी। ठीक है जी। अगर आप कहते हैं कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जस्ट आपने कैश है आपके पास, जो आपके पास बैंक में पड़ी है या आपके पास बाय हैंड है, तो उस ये कैश नॉन बिजनेस जो है, इसके आगे अब आप अमाउंट लिख देंगे उस कैश की, तो ये आपका एसेट समझा जाएगा जी।
इसके अलावा अगर आपके पास ये बेसिकली, चूँकि हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं ये बेसिकली 30 जून तक फाइल कर रहे हैं, तो 30 जून 2020 को आपके अगर किसी बैंक में कोई अमाउंट पड़ी हुई है, यानी जो अमाउंट आप बैंक का जो बैलेंस है उसकी अगर अमाउंट है वो उसको आपने यहाँ पे एंटर करना होगा जी। ये इन्वेस्टमेंट, नॉन बिजनेस अकाउंट्स, एन्युटी, बॉन्ड, सर्टिफिकेट्स, तो इसमें आप लिखेंगे। इसी तरह प्लस को क्लिक करके उसकी डिटेल लेके आप अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे जी। चूँकि इनका कोई एसेट इन्होंने परचेज़ नहीं किया और ना ही इनके पास कैश है, तो इसको हम छोड़ देंगे जी। अब उसके बाद ये रिकन्सलेशन ऑफ नेट एसेट्स को क्लिक करेंगे जी। सबसे पहले देखें इसके ऊपर आ रहा है जी नेट एसेट करंट ईयर। तो करंट ईयर में चूंकि इनका कोई एसेट नहीं है और ना ही इनका प्रीवियस ईयर में कोई एसेट था, तो इसलिए ये ऐसे ही रहेगा। और उसके बाद है जी इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। जो इनकी टोटल इनकम थी वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। इनकी इनकम है जी टोटल 9,60,496। और इस पे कितनी इनकम ऐसी थी जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स थी, वो बेसिकली जो आपको मेडिकल का मैंने आपको कहा है वो है जी 22,644। ये भी इंटर कर दी मैंने। देन इसको कैलकुलेट करें जी। कैलकुलेट करते हैं जैसे ही हम, तो हम देखते हैं कि ये नीचे जो अन रिकॉन्सिलेटेड अमाउंट है इसको बेसिकली ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये अमाउंट ज़ीरो नहीं होगी तो इट मीन्स कि आपका बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस करना होगा। तो अब ये देखें ये -35,472। इसका मतलब ये है कि आपने जो एक्सपेंसेस इंटर किए हैं उनमें 35,472 आपने कम इंटर किए हैं। अब आपको 35,472 को एडजस्ट करने के लिए दोबारा पर्सनल एक्सपेंसेस पे जाएं। तो ये जो अदर की अमाउंट थी इसके अंदर आप उसको ऐड करके लिख देंगे जी। ये जी ये टोटल बन गया 1,85,472। ठीक है जी। इसको मैं चेंज करता हूँ 1,85,472, 1,85,472। इसको दोबारा कैलकुलेट करें और अब जो है रिकॉन्सिलेशन में जाके चेक करें तो ये ज़ीरो हो गया जी। आपकी अनरिकॉन्सिलेटेड अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो गई है। तो इट मीन्स कि आपकी रिटर्न कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इस रिटर्न को सिंपली फाइल कर सकते हैं। अब आपको करना ये होगा कि ये वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है, ये मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये वेरिफिकेशन, इसको क्लिक करेंगे तो आपको कोड, आपका जैसे जो आपका मोबाइल पे कोड रिसीव हुआ था वो कोड आपने जो है इस पे एंटर करना होगा। वेरिफिकेशन को क्लिक करें और अपना 4 डिजिट कोड जो है यहाँ पे एंटर कर दें और इसको कर दें वेरीफाई। ये जी कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली, ये आपका कोड वेरीफाई हो चुका है। अब आपने सिंपली ये करना होगा, ये आप सबमिट, ऊपर जो बटन आ रहा है आपका सेव के साथ सबमिट का, जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी। दैट्स इट। ये आपकी रिटर्न जो है वो फाइल हो चुकी है। इसको चेक करने के लिए आप कंप्लीटेड टास्क में क्लिक करें, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और डिक्लेरेशन को क्लिक करें तो ये सबसे टॉप पे ये 2020 की रिटर्न, इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो अब देखें, अब आप इसको एडिट नहीं कर सकते क्योंकि आपने रिटर्न फाइल कर दी है। जस्ट आप इसको व्यू कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये व्यू होगी। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। ये मेरी रिटर्न जो है यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। इसमें अगर ओपन करूँ तो ये मेरी रिटर्न कंप्लीट फाइल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको फ़ौरन मौसूल हो सकें। अल्लाह हाफिज़।